गंगा रिवर सिस्टम आज अध्ययन कर लेते हैं और याद करते चलिएगा। सबको पता है कि गंगा गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ध्यान रखेंगे कि हम लोग तो बहुत सतही तरीके से समझ लेते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन इस गंगा को गंगा होने से पहले भी कुछ नदियों का योगदान है। अब जैसे मान लिया जाए कि अपने उद्गम सोर्स से दो नदी निकल रही है, दो नदी, सिंपल। अभी इतना समझिएगा, अभी मैप भी है मेरे पास, मानचित्र दिखाएंगे। अब ये क्या है, दो नदी मिल गई है। शुरू में दो नदी निकल रही है अपने अपने उद्गम से, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम विष्णु गंगा है। धौली गंगा और एक का नाम विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा। ये दोनों नदी मिल गई कहां पे, मिल गई है विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। लाइट नहीं है ना, तो विष्णु प्रयाग में मिल गई, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग में दो नदी मिलती है और इसका नाम यहां से अलकनंदा शुरू हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे, ये दो नदी का नाम याद हो गया, धौली और विष्णु गंगा। ये कहां पे मिल गई, विष्णु प्रयाग। और भारत के धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयाग का अलग महत्व होता है, प्रयाग का अलग महत्व। इस शब्द का मतलब हो गया मिलन स्थान। कहा, मतलब दो नदियों का ये मिलन बिंदु होता है, मिलने का जगह। इसी कारण से देखिए प्रयागराज हो गया, राज लग गया, यानी कि सारे प्रयागों का वो राजा जैसा है ना, तो मिलने वाला जगह हो जाते हैं। दो नदियों के मिलने वाले क्षेत्र को हम लोग प्रयाग कहते हैं। और यज्ञ वगैरह पहले होता था ना, वो सब प्रयाग के केंद्र के पास ज्यादा होता था। तो विष्णु प्रयाग में दो नदी मिल गई, अब ये नदी आगे बढ़ गई, इसका नाम क्या हो गया, अलकनंदा। इस नदी का नाम अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी का दो नदी मिलने से, जैसे चंद्रभागा कैसे बना है, चंद्र और भागा से और चेनाब बन गया है, चंद्र प्लस भागा बराबर चेनाब। ठीक वैसे ही विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल गई तो अलकनंदा हो गया। अब यहां से दो प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, ये किन दो नदियों से मिलकर के बनी है, विष्णु और धौली गंगा, और किस जगह पे, विष्णु प्रयाग। अब आप लोग नोट कर सकते हैं कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है, ये सवाल आ सकता है। और थोड़ा अब आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो एक जगह आता है नंदाकिनी, नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और यहां पे हो जाता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। अभी हम लोग गंगा ही समझेंगे, लेकिन गंगा अपने उद्गम क्षेत्र से जब निकलती है तो अलग अलग नदियों का उसमें प्रवाह मिलता है, ठीक है। तो नंद प्रयाग में दो नदी मिल गई, कौन सा, एक अलकनंदा और दूसरा नंदाकिनी। इससे क्या बना, नंद प्रयाग। अब यही अलकनंदा और आगे बढ़ती है, इसको थोड़ा आप लोग मानचित्र में भी देख सकते हैं, देखेंगे तो जटिल जैसा लगेगा, हम इसको दिखाएंगे लेकिन और थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जैसे ये दिखा धौली गंगा और विष्णु गंगा, यही अलकनंदा हो गई है, ठीक है। फिर पिंडर है, मंदाकिनी है और भागीरथी है। तो पिंडर कहाँ मिलेगी, आगे और जाते हैं तो एक नदी इधर से पिंडर मिलती है, एक नदी पिंडर मिलती है, पिंडर। इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। एक और नदी आती है, इसका नाम है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और यही अलकनंदा से भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग हो गया, देवप्रयाग। तो यही पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट है, विष्णु, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जैसा शंकर जी का रौद्र रूप हो गया है ना, तो रुद्रप्रयाग का नाम क्यों पड़ा है, शंकर जी के रौद्र रूप की वजह से। कर्णप्रयाग, कर्ण नाम का शासक था, ठीक है, तो उस कर्ण से ये कर्णप्रयाग का नाम। तो चूंकि प्रयाग का मतलब क्या हो गया भारत के संदर्भ में, उसका धार्मिक महत्व है, उसका आध्यात्मिक महत्व है, उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है, उसका सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। यानी कि रिलीजियस हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, और कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से अलग अलग आप लोग देखेंगे तो नाम हो जाता है ना।
एक एक तो अलकनंदा आ ही रही है आगे से, और दूसरा एक नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी। अभी हम लोग वो वाले मैप पे आएंगे तो अच्छे समझिए। अब इसका डायरेक्शन जो है ऐसे होगा। अपने उद्गम क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में नदी ऐसे ही बहती है गंगा का, समझ गए। तो ये तो थोड़ा जटिल लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि आपको जटिल, इसको हम वापस मिटा करके फिर से बनाते हैं, तब आप लोग नोट, अभी अभी सब मालूम चलेगा। अभी आपके दिमाग में पांचों प्रयाग आ गया, कुछ कुछ नदी का नाम आ गया। अब आप लोग खुद बताएंगे, आप लोग खुद बता दीजिए ये कौन सा दो नदी हो गया। एक धौली गंगा हो गया और ये विष्णु गंगा हो गया, और ये कौन सा प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों नदी मिल गई तो इसका नाम क्या हो गया, यहां से अलकनंदा हो गया। अब अलकनंदा में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। ये क्या हो गया फिर, नंद प्रयाग, ये नंद प्रयाग। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सबको याद हो गया, नंद प्रयाग हो गया। अब अलकनंदा और आगे बढ़ती है, अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो एक और नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, पिंडर, ठीक है, पिंडर। तो इसका नाम क्या हो जाता है, नंद प्रयाग तो हो ही गया, अब हो जाएगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो अलकनंदा में किस नदी के मिलने से, पिंडर नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब एक और नदी मिलेगी जिसका नाम है मंदाकिनी, 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 मंदाकिनी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, रुद्र प्रयाग। अब यही अलकनंदा में एक और नदी मिल रही है, कौन सा, भागीरथी। कहां पे, देव प्रयाग में। सबको याद हो गया, काम खत्म। अब इसी में से जितना सवाल पूछ ले कि कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है, रुद्र प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है, विष्णु प्रयाग में। और सबसे पहला प्रयाग कौन सा हो गया, विष्णु, दूसरा नंद, तीसरा कर्ण, चौथा रुद्र और पांचवा देव। यही पूछा जाता है। पहला प्रयाग क्या है, विष्णु। यह है जटिल, इतना आसान नहीं है, जटिल है। अब देखिए आप लोग खुद से अंडरस्टैंड कीजिए। धौली गंगा निकली, विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिल गई, उसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में, पिंडर मिलती है कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी मिलेगी रुद्र प्रयाग में, और भागीरथी मिलेगी देव प्रयाग में। उसके बाद अब ये गंगा कहलाई। यानी कि हरिद्वार यहाँ पे है, और हरिद्वार के पास से जो नदी है मैदान में प्रवेश कर जाती है, हरिद्वार। हर की पौड़ी का नाम आप लोग सुनी होंगे, हर की पौड़ी नहीं, इतना भारत का रिलीजियस जगह है, इसका मतलब कि हरिद्वार नहीं गए हैं, हर की पौड़ी। तो हरिद्वार में लोग स्नान यहीं पे करते हैं ना, क्या, हाँ यही है, हर की पौड़ी में ही होता है। अब आप लोग इस मैप को देखिए जो जटिल वाला है, सब समझ में आ गया है सब। जैसे कि पिंडर नदी का नाम देख लेना है, भागीरथी का, मंदाकिनी का, अलकनंदा का, और ये धौली गंगा इधर हो गया, और ये हो गया विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु प्रयाग में मिल गई है। तो सब ऐसे ही हो गया, क्लियर हो गया सबको, सभी को उधर, ठीक है। अब इसमें से जितना सवाल बन जाए, समझ गए। एक तो आप लोग प्रयाग का भी याद रखेंगे। अगर हम लोग प्रयाग को देखेंगे तो सबसे पहला हो जाता है विष्णु, विष्णु प्रयाग में दो नदी मिलती है ना, ये हो गया विष्णु। दूसरा हो गया नंद, नंद, उसके बाद कर्ण, उसके बाद रुद्र, और फिर देव, देव। तो ये प्रयाग का भी नाम आप लोग, हालांकि वैसा प्रयाग का पूछा नहीं जाएगा क्रमशः, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। बेसिकली दो नदियों के मिलने से जो प्रयाग बनता है उसका नाम याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब आपको ये सब टिपिकल कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। ये सब बहुत आसान है, 2525 2525 ये किलोमीटर है।
अब इसमें बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। तो पहला इंफॉर्मेशन आपको यही याद रखना है टीआरई पॉइंट ऑफ व्यू से। टीआरई के लिए याद रखिएगा कुल लंबाई तो ठीक है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितनी है। देखिए ये कुल लंबाई अगर आप लोग जोड़ेंगे यहां से लेके ये वाला, तो ये कुल आपको लंबाई दिखेगा 2525। अब सवाल उठता है कि गंगा तो झारखंड में भी बहती है, वो लंबाई कहाँ गया। गंगा नदी तो झारखंड में भी बहती है, तो बोल हाँ इसी बिहार में शामिल है। एक तरफ क्या है बिहार है और एक तरफ झारखंड का साहेबगंज जिला है, जो राजमहल साहेबगंज का क्षेत्र है उस क्षेत्र में। इसी कारण से आपको झारखंड का नहीं दिखाई देगा, लेकिन गंगा नदी बिहार और झारखंड के बीच में सीमा बनाती है। इसका मतलब झारखंड के साहेबगंज जिले से प्रवाहित होती है झारखंड, ठीक है ना। पांचवा लिख लीजिएगा झारखंड। यह सूचना आपको कहां मिलेगा, सूचना आपको एनसीईआरटी में लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ तीन का दिया है, कर्णप्रयाग के बारे में, रुद्रप्रयाग के बारे में और विष्णुप्रयाग। ये 3 प्रयाग एनसीईआरटी जिक्र करती है, बाकी 2 का नहीं करती है। तो आगे बढ़ जाएं, दोनों याद हो गया आप लोगों को, याद हो गया। बिहार में लंबाई कितनी है 445। अब इसमें याद रखेंगे ए नंबर पे 2525 ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे पूछते कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ए में रहेगा 2525 रहेगा, और यही घटते करके डी में रहेगा कितना 445। तो आपको ये देख करके आंसर नहीं करना है, आपको यहां तक आना पड़ेगा। क्या हो गया, तो सब नदी पढ़ेंगे, हुगली में पहुंचेंगे, अभी क्रमशः पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको बताते बताते हम हुगली बताना शुरू कर दें, नर्मदा बताना, तो ठीक है ये बेतरतीब हो जाएगा, हैं कंफ्यूज हो जाए। पहले इतना ही हमको लगता है कि सारे लोगों को नहीं याद होगा। नहीं याद होना आपको, नहीं पीछे नहीं याद होगा, पीछे याद हो गया है, उधर याद हो गया है सब। परीक्षा देना है ना कि नहीं देना है, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में। घर पे वैसे आपको हमको मालूम है कि याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ याद कर लीजिए तो क्या दिक्कत है। कॉलेज में तो पढ़ाते हैं तो एक रहता है कि विद्यार्थी सब नहीं पढ़ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप भी लेना है महीने। आप लोग को तो स्कॉलरशिप महीने में मिलेगा नहीं, किसी के खाते में तो पैसा जाएगा नहीं, तो कम से कम यहाँ एक्टिव रहना है। कॉलेज में छोड़ देते हैं, क्यों, हमको मालूम है कि क्या करने लोग आए हैं, स्कॉलरशिप लेने आए हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे, इस बार मेंस क्वालिफाई किया है वहाँ का लड़का, 69th का मेंस क्वालिफाई किया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा ऐसा है कि सिर्फ स्कॉलरशिप लेने आता है। गंगा रिवर सिस्टम को समझेंगे। गंगा नदी हम लोग कॉमन क्या पढ़ते हैं, गंगोत्री से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के कहाँ भारत में बंगाल तक तय करती है, ठीक है, और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ना, तो बंगाल की खाड़ी तक इसकी दूरी रहती है। अब याद रखेंगे, अगर एक सवाल ऐसा पूछे कि मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी की दिशा कैसे है, सबसे ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो जाएगा पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, और अगर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम ऐसा रहेगा तो आप क्या करेंगे कि दक्षिण पूरब की तरफ इसकी दिशा रहेगी। आप बात को समझिए, एक नदी की जो लंबाई है ना, तो उस नदी की लंबाई इधर में कुछ और है, इधर में कुछ और है, यहां पे कुछ और है, समझ गए। तो क्लियरली लिखेगी कि मैदानों में, मैदानी क्षेत्र में लिखेगी वो, मैदानी क्षेत्र में। नहीं तो अगर सवाल रहेगा तो उत्तराखंड में उसकी दिशा कैसा है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में तो दूसरा दिशा रहेगा। अब ये नदी क्या है कि हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में प्रवेश करती, तो यहां पर तो इसकी दिशा दक्षिण पूरब हो गया, और बिहार आते आते इसकी दिशा पूरब से, पश्चिम से पूरब, बिहार आते आते इसकी दिशा पश्चिम से पूरब। तो अब अगर मान लीजिए कि ये सवाल रहे कि बिहार में इसकी दिशा कैसे है,
तो पश्चिम से पूरब। बिहार को दो भाग में बांट देती है। यहाँ पे देखिए बिहार आपको दिखाई देगा, है ना। तो बिहार में इसकी जो दिशा है पश्चिम से पूरब हो गया, और उसके बाद बंगाल जाती है तो इसकी दिशा दक्षिण पूरब की ओर हो गया, है ना। नहीं समझ में आया? हम अगर किसी नदी को देखते हैं तो उद्गम से लेकर के मुहाना तक, उद्गम से मुहाना तक उसकी दिशा भी देखते हैं, दिशा देखेंगे। अब गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में देखें कि वो नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ बह रही है ना। और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी धीरे धीरे टर्न करना शुरू की है, और अब गंगा नदी आपको दिखाई देगी कि ये नदी दक्षिण पूरब होते होते सीधा पश्चिम से पूरब की ओर बहता दिखाई देगा, है ना। और उसके बाद बंगाल पहुंचते पहुंचते इसकी दिशा दक्षिण पूरब होगी। अब इसी में से आयोग सवाल पूछेगी कि इसकी दिशा बिहार में क्या है, तो यूपी आपको तो देना नहीं है, तो यूपी का तो संभावना कम ही है ना। तो बेसिकली पूछेगी कि इसकी दिशा बिहार में कैसे है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। हाँ, पश्चिम से पूरब हुआ ना यहाँ पे, क्या पश्चिम से? ये दिशा पश्चिम हो गया ना, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो पश्चिम से पूरब नहीं हुआ। अब भी कंफ्यूजन है? अब हो गया। अच्छा, यहीं पे कंफ्यूजन, अच्छा डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। याद रखिएगा, ये वाला हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम बिहार का, ये हो गया नॉर्थ साउथ। एग्जाम में देखते रहिएगा दिमाग कहाँ पे नेटवर्क छोड़ रहा है, गलती यहीं पे होगा। आते रहेगा, घर आइएगा आंसर रहेगा, लेकिन वहां पे कल मुश्किल हो जाएगा। और अब गंगा की सहायक नदी देखें, गंगा की, तो हम सबसे पहले आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, पहली नदी कौन सी मिलती है? रामगंगा। गंगा पद्मा मेघना बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो मेघना, और फिर बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है ना। समझ में आ गया? ठीक है। तो पहली सहायक नदी क्या हो गया इसका? रामगंगा हो गया, दूसरी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो पहली सहायक नदी पढ़ते हैं हम लोग रामगंगा के बारे में। यमुना देख लें, तो गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदी में से अगर हम लोग दाएं बाएं कर दें तो बाएं की तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? राम गंगा। दूसरी नदी गोमती, तीसरी हो जाएगी घाघरा, चौथी गंडक, पांचवी बूढ़ी गंडक कर लीजिए, बूढ़ी गंडक। उसके बाद कोसी, कोसी, और उसके बाद महानंदा, महानंदा। यानी कि बाएं तट से गंगा की इतनी सारी सहायक नदी आपको याद रखना। 3 इधर हो गया, 4, 7 नदियों का नाम आप लोग याद रखेंगे। सातों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, और चूंकि ये बिहार से जुड़ा है तो बिहार के भूगोल में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब बिहार के भूगोल में है। गोमती है, इसी पे लखनऊ शहर बसा हुआ है। गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है। हाँ, बूढ़ी गंडक पे तो सवाल बीपीएससी भी पूछी है। एक तो ये गंगा में किस जगह पे मिलती है और इसकी दिशा क्या है, बूढ़ी गंडक की दिशा पूछा गया है, हैं? हाँ, गंडक हिमालय नेपाल से। हाँ, अभी सब बताएंगे, गंडक दिखाना है अभी तुरंत। एक जगह है मुक्ति धाम कहलाता है, लेकिन नेपाल हिमालय से गंडक निकलती है। क्लियर हो गया ये वाला? यहां तक लिख लिए आप लोग? मिटा दें? अब हम इसकी राइट की तरफ से, यानी कि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी पहली कौन सा देखेंगे? यमुना, उसके बाद कर्मनासा, कर्मनासा, उसके बाद सोन, उसके बाद
पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद क्यूल कर लीजिए, क्यूल भी छोड़ेंगे नहीं, क्यूल। और एक आखिरी चंदन याद रखेंगे, चंदन नदी। तो ये सब बिहार में है, तो बिहार के भूगोल में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। बिहार के भूगोल में, क्योंकि अब जो है ना बिहार का टाउन भी पूछा जा रहा है और प्रॉपर गांव का नाम भी पूछा जा रहा है ना। जैसे ब्रह्मपुत्र, इसका दामोदर का आयोग पूछी थी कि किस गांव से सबसे पुरानी भारत में, बिहार का पूछा था। ऑप्शन क्या क्या था? बिहार में दामोदर कहाँ है? अब आप लोग खुद बता दीजिए कौन सा होगा। क्यों नहीं, क्यों? अब इसका ऐसे एनालिसिस कीजिए कि हिमालय क्षेत्र क्या है, नया है ना, हिमालयन क्षेत्र क्या है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत क्या है, पुराना है। प्रायद्वीपीय, तो सोन नदी स्वाभाविक रूप से क्या है, पुराना हो गई। तो दामोदर तो बिहार में बहती ही नहीं है। बिहार की सबसे पुरानी मतलब वर्तमान बिहार की ना, नहीं तो उसमें दामोदर दी है, इसका मतलब कि आप लोग दामोदर करके गलत कीजिए। तो बिहार बीपीएससी खुद गलत की है, सोन दिया हुआ है ना, वही बात है, सोन दिया रहा है। क्योंकि देखिए बीपीएससी अभी तक जो आंसर दी है ना, तो उसमें कई सारा आंसर गलत दी है। बीपीएससी कई सारा आंसर गलत दी है, रिवाइज करके देगी तो सही दे देगी, तो फिर गलत दी है, फिर अब कोर्ट केस होगा, अब कोर्ट केस होगा उसके बाद। बीपीएससी का ऐसा इतिहास रहा है। क्या एनसीईआरटी में लिख दिया हुआ है? पुरानी वाली में लिखा होगा, नई वाली में नहीं लिखा हुआ है। जब 2000 के बाद से, वर्ष 2000 के बाद से बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड में जब पॉलिटिकल बाउंड्री ही अलग कर दिया गया है, तो वो नदी अब झारखंड में बहेगी। क्या तमिलनाडु वाला? तमिलनाडु का क्या मतलब आयोग है या किताब है, क्या है? अच्छा, तो उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए कहते हैं क्या? उत्तर पूर्वी होने के बाद भी मानी है, उसमें ऑप्शन है उत्तर पूर्वी। अब उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी अगर ऑप्शन नहीं है तो पूरा का पूरा है दक्षिण पश्चिमी ना, वही दक्षिण पश्चिम लौट रही है ना। हाँ, तो वो तरीका अपना ली। अब 4 ऑप्शन दिया, उसमें वही चूज किए आप लोग, है ना। तो भूगोल कॉन्सेप्ट बेस पे है, फैक्ट नहीं है। क्या क्या बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? क्या ऑप्शन है? और तो गंडक कर दीजिए। हाँ, काली, काली भी है तो काली कर दीजिए फिर, काली, काली। राइट 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 राइट। देखिए, हाँ, काली 2 नदी है। देखिए काली एक, अभी आप लोग को बताया था ना, चंबल जब पढ़ा रहे थे, तो जब चंबल नदी पढ़ा रहे थे तो एक नदी उसकी भी काली है, लेकिन उसमें काली सिंध लगा हुआ है ना। अब एक काली होगी कोसी वाली, है ना, ठीक है। तो इस कारण से बिहार इसका की होगी। अब देखिए गांव वाँव सब पूछा जा रहा है, बीपीएससी में याद रखिएगा कि अब गांव भी पूछा जा रहा है। वो नदी किस गांव के बगल से निकल रही है? चंदवा गांव से कौन सी नदी निकलती है? यानी कि सबसे पहले जैसे दामोदर का पूछा गया है ना, दामोदर का। अब इस दामोदर को पहले जब पढ़ाते थे तो क्या पढ़ाते? छोटा नागपुर के पठार से निकल करके बंगाल की खाड़ी में हुली के माध्यम से जा रही है, लेकिन ये नदी झारखंड के चंदवा गांव के पास से निकलती है, चंदवा। तो अब कुछ नदियों के मतलब कुछ नदी, जैसे मान लीजिए कि बिहार में करमनासा आ रही है,
आ तो रही है विंध्याचल से, आ तो रही है विंध्याचल से, लेकिन अब हम लोग को थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जो गंगा की सहायक नदी है जो बिहार में बहती है, जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी है ना, महानंदा, इसको और डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, पहले की तरह नहीं है। आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। और किसी का सवाल कुछ है? और किसी का कुछ सवाल? ठीक है, डेप्थ में जा रही है। क्या हो रहा है ना कि सब सवाल पूछ दिया गया। देखिए कोसी पे अधिकांश सवाल पूछा गया है। बिहार की शोक नदी। अब सवाल यह है कि सवाल उद्गम से पूछने का मतलब पुराना पैटर्न हो गया। मुहाना का हो गया क्या? पुराना पैटर्न हो गया। सहायक नदी का पुराना पैटर्न हो गया। तो आयोग अब क्या कर रही है, अब गांव वगैरह सब उठाना शुरू कर दी है। हालांकि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सबके लिए दिक्कत है। ये हम लोग खुद नहीं पढ़े हुए इतना डीप में, इसलिए ना देखिए, जब भी आदमी पढ़ता है तो मान लीजिए कोसी नदी को उठाएं, तो कोसी नदी को उठा करके, कोसी इसकी सहायक नदी हो गया, कोसी और इसकी सहायक कुछ भी जो नदी रहे, अब इसको उठा करके भूगोल जाएगा वर्ल्ड की तरफ। यानी कि कहाँ जाएगा? राइन नदी के पास जाएगा, है ना, एल्ब नदी के पास जाएगा, विस्चुला नदी कहाँ पे है ना। अब बीपीएससी क्या कर दी है, इसको बैक साइड में लेकर चल गई है। गियर क्या हो गया इसका? बैक लग गया है। बैक लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस सहायक की भी अगर कोई सहायक नदी होगी तो हो सकता है कि अगली बीपीएससी में उस नदी का भी नाम रहे। अगर इस नदी के आसपास कोई गांव है तो वो है। पहले क्या होता था कि अब इस पे कौन सा विश्व का शहर बसा हुआ है वो देख, तो एक तरीके से लगता था ना कि चलिए नीचे से शुरुआत कर दी है और अब ऊपर तक पहुंचना है। अब फिर रिवर्स गियर लग गया है। तो अब सबको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या और भी विकल्प हो सकता है। समझ गए? ठीक वैसा ही हिस्ट्री में भी हो गया है। हिस्ट्री में बिहार के स्वतंत्रता सेनानी को आप लोग छोड़ देते थे, है ना, तो छोड़ देते थे। अब जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं कि गांधी जी के साथ कितने सहयोगी गए थे दांडी यात्रा में? 78। अब उसमें कोई बिहारी भी है? हाँ, तो अब आपको इस पे गौर करना पड़ेगा, बिहार में असहयोग आंदोलन में किनकी भूमिका थी। अब यहां सोच सकते कि महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा, आप कुछ महिला का नाम बताइए जो इसमें शामिल थी। समझ गए? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब पूछा ही जा रहा है तो क्या किया जाए। नॉर्मली तो नहीं करना चाहिए। क्या? अब जैसे ये वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ना, ये भी इतना बीपी टीचर वाले में नहीं करना था। ये टीचर वाले में जरूरी नहीं था, टीचर में ये जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको हमने बता दिया है। हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है कि तकनीक के आने से, टेक्नोलॉजी के आ जाने से स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करना शुरू कर दिया है। पहले खुद पढ़ते थे, भूलते थे, अब क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से रिवीजन चल रहा है। पहले क्या हुआ कि आप लोग एक क्लास कर ली, जाकर के यूट्यूब पे और भी मिल जा रहा है कुछ वीडियो, तो इस कारण से कंपटीशन टफ हो गया है। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो ये देख रहा है कि हम नया क्या दें, ऐसा ना हो कि किसी का यूट्यूब से मिल जाए, तो उसके लिए भी चैलेंजिंग हो गया। इस कारण से अब अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये तो पहले क्या, एक पहाड़ का नाम, पर्वत का नाम बताए थे क्या? महाभारत। यहां से बिहार में 3 नदी आती है। कौन कौन सा? कमला, बागमती और महानंदा। तीनों देखिएगा तो एक फीमेल का नाम दिखाई देगा, है ना। तो महाभारत श्रेणी से बिहार में 3 नदी निकलती, इतना बता करके छोड़ देते थे। अब कमला की सहायक नदी दिखाना पड़ेगा कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद बागमती पे जाना पड़ेगा और महानंदा पे थोड़ा थोड़ा जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिसका इस बार बिहार में जल स्तर बढ़ गया है और वो बाढ़ के लिए न्यूज़ में आ गई है, वो नदी जो बाढ़ के कारण इस बार चर्चा में रही है, न्यूज़पेपर में आ गया है, वो हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। ये तो पहले इतना ही करके छोड़ दिया जाता था, इतना ही करते करते लेंदी हो जाता है। केवल आपको यही नहीं पढ़ना है, अभी सब बताएंगे। अभी जो लिखे थे वो मिटा दिए। देखिए मेरा ये कहना है, वो आएंगे अभी हम। हाँ, मेरा ये कहना है
कि चलिए ये हो गया बिहार का, लेकिन आपको नर्मदा की सहायक नदी, ताप्ती की सहायक नदी, है ना, केरल की तमाम नदियों के बारे में याद रखना है। गुजरात में वो नदी जो खंभात की खाड़ी में गिर रही है उसका, तो याद करने का भी एक सीमा होता है ना, याद करने का भी एक सीमा होता है। हालांकि कोशिश करेंगे सब पढ़ा देने के लिए, छूटेगा नहीं कुछ भी। और जब पढ़ा दिया जाएगा ना, फिर देखेंगे बीपीएससी कौन सा गांव उठा कर ले आती है। नया गांव तो बसाएगी नहीं, नया गांव तो बसाएगी नहीं। अभी हमको खुद थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, करके सारा आपको हम, क्योंकि अब नीचे चला गया है ना, पहले आदमी ऊपर बढ़ रहा है, अब क्या है, नीचे जा रहा है। और नीचे जाने को मान रही है महान, नीचे जाने को महान मान रही है। उसको कहां तक बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए था यूरोप की नदियों की तरफ। वो जाती यूरोप की तरफ, तो लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते समझते देखते, है ना। अब वो जा रही है नीचे की तरफ। यमुना के बारे में याद रखेंगे। यमुना के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? बिहार में जब हम लोग पढ़ते तो किताब आती थी बाढ़ू पंडित की, बाढ़ू पंडित की, बाढ़ू पंडित। तो इनकी किताब थी बिहार की भूगोल, बिहार का भूगोल। और ये किताब पढ़ लेने के बाद मतलब हम लोग समझ लेते थे कि बहुत, मतलब बहुत डीप में था। लेकिन अब जो आयोग सवाल पूछ रही है वो इसमें भी नहीं है। ये किताब मेरे पास अभी है लेकिन इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अब वो गूगल मैप को जूम कर देती होगी, गूगल मैप को वो जूम कर दे रही है और वहां से जगह चुन रही है। तो हम भी जूम करेंगे, ठीक है, हर नदी को हम भी जूम कर देंगे, देखेंगे क्या क्या है वहां पे। क्या, कौन सा? कारगिल, हाँ, इसी कारण से बता रहे हैं कि वो जूम अप कर रही है। कहीं नहीं लिखा मिलेगा, कहीं नहीं लिखा, वो लोग जूम कर रहे हैं अब। अच्छा, हम कराएंगे, मैक्सिमम कराएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कितना 120 का है, 120 में 120 नहीं करना है, 120 में कभी भी 120 नहीं करना है। आपका कट ऑफ कितना है? 80। तो बहुत हल्के तरीके से भी रहिए, ज्यादा लोड मत लीजिए। कुछ चीज ना है, हम लोग इतना पढ़ाते हैं, सब कुछ थोड़ा ना पढ़ा देते हैं। तो आपको क्या करना है, इतना करना है, 80 तक अपने आप को तैयार कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बाकी 40 पे पढ़िएगा ना तो आपका कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस 40 को आप केंद्र में रख लेंगे ना तो कुछ आपका कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए इसी 80 को फोकस किए रहिएगा। इसलिए कहा था कि 10 किताब को एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। बहुत सारा चीज नहीं है, इतना 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 नरेंद्र मोदी भाषण देते आते हैं, अभी भी तो देख के ही भाषण देते हैं। क्यों? अगर याद ही हो जाए तो आदमी फ्लाइट में याद कर लेता वो। तो सब कुछ याद नहीं हो सकता है, आप हमेशा याद रखिएगा, सब कुछ याद नहीं हो सकता है। आ जाते हैं यमुना पे। यमुना एक जगह है जिसका नाम है, कहां से? उत्तराखंड, उत्तराखंड। और यहां पे हिमालय की एक श्रेणी जिसका नाम है बंदर पूंछ। और इसी बंदर पूंछ की ढाल पे एक हिमनद है जिसका नाम है यमुनोत्री। इस यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और निकल करके कहाँ मिल जाती है? गंगा में। बंगाल की खाड़ी में किसी को पता नहीं है ऐसा कोई? हाँ, नहीं, कोई कोई भरोसा नहीं है, आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से और ये निकल करके प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसको बंगाल की खाड़ी तक नहीं करना है। ठीक है, अब याद रखेंगे कि इतना आपको एनसीईआरटी का सोर्स मिल गया है। यमुना की सहायक नदी के बारे में ध्यान रखेंगे। तो यमुना की सहायक नदी बहुत कॉमन है, कौन सा? एक का नाम है चंबल, चंबल। एक का नाम है सिंध, एक का नाम है बेतवा। लगता है केन आप लोग ज्यादा पढ़े हैं, इसीलिए केन के अलावे। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये दाहिने तट से मिल रही है, हैं? वो चंबल की सहायक नदी है। हाँ, यमुना की सिंध भी है, सिंध भी है, काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदी। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन हो गया।
कौन सिंधु वाला? सिंधु कहां से यहां आ गया? ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश के महू जगह से, चंबल। सिंधु नहीं है, सिंध है, SINDH, सिंध है, सिंध। इस पे ज्यादा नहीं करना है, चंबल सिंध बेतवा के नहीं याद कर लेना है। अब सब पे जाएंगे तो फिर वो कोई याद नहीं होगा। चंबल सिंध बेतवा केन। और इधर से देखिए 4 नदी का नाम याद रखना है। 4 नदी का नाम, एक का नाम है हिंडन, हिंडन, एक का नाम है रिंद, एक का नाम है सेंगर और एक का नाम है वरुणा। तो ये बाएं तट से मिलने वाली नदी है। NCERT आप लोग खोलिए, उसमें देखिए ना, चारों नदी का नाम है। NCERT है आपके पास? किसी के पास नहीं है? हम मोबाइल में ही देखिए, मोबाइल में देखिए चारों नदी का नाम दिख रहा है। मोबाइल में ही देख लीजिए, चारों नदी का नाम दिख रहा है। और आपको याद कर लेना है, ऐसा ना लगे कि नाम टेढ़ा है तो छोड़ देना है। NCERT में है, इस पूरे पॉइंट को याद रखिएगा। तो यमुना की 8 सहायक नदी, 11वीं की 11th, यमुना की 8 सहायक नदियों के नाम को आपको याद रखना है। 8 थोड़ा ज्यादा हो गया, 8 ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, चूंकि NCERT में दिया है। NCERT में इन 8 नदियों का नाम दिया है। किसी को नहीं मिला? मैप में नहीं है, एटलस में नहीं है, सिर्फ NCERT में मिलेगा। हिंडन पे तो हमेशा गाजियाबाद में देखिएगा तो एयरफोर्स का जहाज भी उतरते रहता है ना। बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री भागी भी थी तो यहीं पे आई थी, हिंडन एयरबेस पे। शेख हसीना हिंडन एयरबेस पे आई थी ना। हो गया याद? बढ़े आगे। कौन? हाँ, दिल्ली के आसपास में, गाजियाबाद के आसपास में ही है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गंगा की वो सहायक नदी। अब क्रमशः देखिए हम आ रहे हैं गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली पहली सहायक नदी। तो पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा। ये नदी निकलती है हिमालय से, गढ़वाल की पहाड़ी से। इसका उद्गम क्या है? गढ़वाल की पहाड़ी। इसका मुहाना कहाँ पे है? गंगा नदी। इसका मुहाना गंगा नदी। और कहाँ पे? कन्नौज में, कन्नौज में। अब याद रखेंगे कि गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो नेपाल के गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ये इतना पॉइंट आपको बिहार के लिए याद रखना है, बिहार के लिए। याद हो गया सभी लोगों को? छोटी नदी है, छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। दूसरी नदी गंडक, नहीं गोमती। दूसरी आते हैं गोमती पे, गोमती। तो रामगंगा के बाद दूसरी सहायक नदी, ये रामगंगा है, दूसरी सहायक नदी गोमती। इस गोमती का उद्गम है उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है जिसका नाम है पीलीभीत, पीलीभीत। और यहीं पे एक झील है जिसका नाम है फुलहर। इसी फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। इसका उद्गम जो है भारत ही है। तो गंगा नदी का पूछा था कि वो सहायक नदी जो भारत से ही निकलती है, गंगा की वो सहायक नदी जो भारत से ही निकल रही है, तो गोमती नदी है। ठीक है। और ये गोमती नदी बाद में आगे चल के गंगा नदी में अपना मुहाना बना देती है। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। गोमती के बाद तीसरी नदी हो जाता है घाघरा या सरयू, घाघरा या सरयू। इस नदी का उद्गम नेपाल में मापचा चुंगो हिमनद है और इसी की सहायक नदी काली भी है या काली गंगा, और इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी। अब घाघरा नदी को आप समझेंगे, काली नाम की ढेर सारी नदी आएगी अभी। अब मान लीजिए कि घाघरा नदी आती है यूपी से, तो कुछ दूर तक याद रखेंगे कि घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। घाघरा नदी
बिहार प्लस उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये आ जाती है छपरा में मिलती है, छपरा, कर्मनासा। तो पहली नदी होगी घाघरा, याद रखेंगे, जो बिहार में यूपी के साथ सीमा बनाती है। तो इसका उद्गम क्या हो गया, मापचा चुंगो हिमनद, कहाँ पे, हिमालय में। और दूसरा इसकी सहायक नदी काली, सहायक छोड़ सकते हैं, काली नदी है या फिर काली गंगा कहते हैं, इसकी सहायक नदी का नाम है। और इसका मुहाना क्या हो गया, गंगा नदी। और बिहार में आकर के ये कहाँ पे मिल जाती है, छपरा में घाघरा से मिल जाती है। छपरा में एक जगह जिसका नाम है डोरीगंज है, छपरा में एक जगह है जिसका नाम है डोरीगंज। इसी डोरीगंज में घाघरा नदी गंगा से सहायक नदी, गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। यहां तक क्लियर हो गया, फिर वापस याद कराएं। तो यमुना की वो सहायक नदी जो बाएं तट से मिलती है, गोमती यमुना में कहा गया, हिंडन, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा, ये चार नदी यमुना में बाएं तट पे आके मिलती है। दाएं तट से यमुना हो गया, चंबल हो गया, यमुना हो गया है ना, चंबल हो गया, नहीं, यमुना की सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा केन है, यमुना की चंबल सिंध बेतवा और केन हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़े आप लोगों को, गंगा, गंगा की सहायक नदी में पहला था रामगंगा ना, राम। अब आप बताइएगा, गंडक नारायणी कहलाती है, राम गंगा, तभी तो घाघरा ही ना है, भी गंडक में आए कहाँ हैं आप लोग, और आगे निकल जाते हैं। बीपीएससी पीछे नीचे जा रही है तो आप 2 कदम आके घाघरा से रोम तक पहुंच जाइएगा, है ना। रामगंगा, अभी हम सोच रहे हैं कि कम से कम जितना इंफॉर्मेशन बताए थोड़ा ही बताएं, आपके मस्तिष्क में याद हो जाए। अब एक पॉइंट याद होगा तब ना आप लोग बाकी याद कीजिएगा। गूगल मैप तो करेंगे हम, लेकिन पहले इतना तो कर लीजिए। अब इतना है ये नहीं है, फिर गूगल सारा कर दे तो कैसे होगा फिर। इसीलिए फिर पीटी आप लोग समझते नहीं है। एक हो जाता है मेंस, आप लोग को मेंस नहीं लिखना है, एक हो गया प्रीलिम्स। तो जैसे ही पीटी है, मेंस में तो क्या है कि उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको नहीं भी पता रहेगा तो कॉपी भर दीजिएगा, उसमें कॉपी भरना आसान है, कुछ ना कुछ लेके भरा ही जाता है। इसमें आएगा तो हाथ खड़ा हो जाएगा, फिर कोई नहीं, तो इसमें याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब किसी का परिचय हम दे रहे हैं, जैसे आप लोग मेरा ही है तो पहले मेरा नाम जानेंगे तब ना हम कौन सा विषय पढ़ाते हैं, कि पहले आप लोग हमारा कुछ और भी पूछ लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। तो पहले हम जो नदी है तो इस नदी का देखेंगे कहां से निकल रही है, संक्षिप्त परिचय, तो पहले परिचय आप लोग पढ़ लीजिए। तो गंगा के बाद यमुना हो गया, फिर रामगंगा हो गया, रामगंगा। अब बताएंगे आप लोग, इसका आप लोग उद्गम याद कर लिए हैं सब लोग, गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। मुहाना कहाँ पे है, गंगा, लेकिन कहाँ पे, कन्नौज, कन्नौज। अब यहाँ पे क्या चूक हो सकता है, उज्जैन के नाम पे हो सकता है, हाँ एग्जाम में हो जाएगा, उज्जैन या कन्नौज, तो कन्नौज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कौन सी नदी देखें, गोमती, किसकी सहायक नदी है, यमुना की नहीं ना, ठीक है, गंगा की सहायक नदी हो गई। तो यही है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। कैसे वो पढ़ रही थी, क्या एक अक्षांश रेखा पे कितनी अक्षांश रेखा खींचा जा सकता है, यही था ना सवाल, ग्लोब पे कितनी। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। गोमती नदी का उद्गम क्या हो गया, फुलहर झील हो गया पीलीभीत जिले में, और मुहाना कहाँ हो गया, गंगा, और ये यूपी से संबंधित है। इसके बाद घाघरा, घाघरा कहाँ से निकल गई, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। अब इसी को बढ़िया से याद रखेंगे, नहीं तो मापचा चुंगो को देकर के कंफ्यूज कर देगी क्या, घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बागमती, महानंदा, सब नाम देके कंफ्यूज कर देगी, सब नाम देके कंफ्यूज कर देगी। तो मापचा चुंगो से कौन सी नदी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को, मापचा चुंगो से कौन सी नदी निकलती है, घाघरा, और ये मिल जाती है कहाँ पे, छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है।
और इसी की सहायक नदी है काली नदी या काली गंगा भी हम लोग कहते हैं। नहीं, आप लोगों से क्या पूछा है? काली पूछा गया था ना, काली ना, इसमें काली गंगा भी जोड़ा हुआ है, काली नदी या काली गंगा। अच्छा हाँ, यही काली हो गया। लेकिन काली आपको भी कोसी में भी बताएंगे। अब आपको मैप दिखा दें हम, घाघरा नदी का देखिए, घाघरा, गंडक, गंडक हो गया। तो घाघरा और गंडक को याद रखेंगे पहले, यूपी होते ही बिहार में प्रवेश करेगी। ठीक है, ठीक तो है मैप। ये गंगा नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया, और उसके बाद ये घाघरा है, ये गोमती है, और ये गंडक है। और इसी गोमती पे कौन सा शहर है? लखनऊ है। अब आगे बढ़ते हैं गंडक की तरफ। तो गंडक का उद्गम नेपाल हिमालय से निकलती है, जगह का नाम है मुक्ति धाम, जगह का नाम है मुक्ति धाम। उसके बाद जो गंडक है, अब इसमें भी काली गंडक का नाम आ रहा है और त्रिशूल गंगा का नाम आ रहा है। तो दो नदियों के मिलने से गंडक की धारा बनती है, यानी कि दो छोटी धाराओं के मिलने से एक धारा बन जा रही है जिसका नाम गंडक है। और यह गंडक बिहार राज्य और यूपी की सीमा भी बनाती है। अब इसका मुहाना क्या है? दोनों नदी बनाती है, दोनों। एटलस खोलिए तो सही, है ना एटलस? जैसे बिहार का जो मानचित्र है ना, बिहार का मानचित्र है वो एक बार ऐसे टर्न करता है, और ऐसे टर्न करने के बाद ऐसे भी टर्न करता है, तब जाकर के बिहार ऐसे है, तब जाकर बिहार ऐसे है। तो एक जो ये वाला है यहाँ पे गंडक बनाएगी, और ये यहाँ पे घाघरा बनाएगी। आप लोग बिहार का मैप जब ओपन करिएगा तो यहाँ पे घाघरा नदी दिखेगा और यहाँ पे गंडक नदी दिखेगा। और उसके बाद बूढ़ी गंडक यहीं से ऐसे बहेगी, तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकलती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, ये भी बिहार और यूपी हो गया, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये भी हो गया। और इधर से करमनासा नदी बहेगी, इधर से करमनासा नदी, तो ये नदी भी बिहार और यूपी की सीमा बनाएगी। तो बिहार की 3 नदी यूपी के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा? एक करमनासा हो गया, एक सरयू हो गया या घाघरा हो गया, और एक गंडक हो गया। तो करमनासा बनाएगी दक्षिण बिहार की तरफ से, है ना, करमनासा, उसके बाद ये घाघरा, और उसके बाद ये गंडक। ये तीनों नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी आप लोगों को लग रहा हो कि दोनों नदी कैसे बना दे रही है, अब क्लियर हो गया? तो एटलस क्यों नहीं लेकर के आए? आपको पता नहीं था? कल तो क्लास अपडेट हो गया था कि ज्योग्राफी क्लास चलेगी। ऊपर में गंडक, सबसे ऊपर में गंडक, बीच में घाघरा, और दक्षिण में कर्मनासा। गंडक के बाद, गंडक को और डिटेल में पढ़ेंगे, गंडक को बिहार के भूगोल में डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम गंडक के बारे में भी बताएंगे कि गंडक नदी बिहार के किन 2 जिलों की सीमा बनाती है। ये थोड़ा और डेप्थ हो जाएगा जब बिहार के भूगोल पढ़ेंगे तो। अब देखिए कोसी नदी, कोसी की 7 धारा है, कोसी की 7 धारा है। इंद्रावती है, सुन कोसी है, तांबा कोसी है, लिच्छू, दूध कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। ये याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, वो नदी जो 7 धाराओं के मिलने से बनती है, इस नदी का नाम है कोसी। अभी तक आप लोग 7 धारा देखिए, नदी को आप लोग स्टडी कीजिएगा, कोसी। तो जो कोसी नदी बहती है वो गैप से बहती है, यानी कि इसका आयताकार प्रणाली है। कोसी का प्रवाह क्षेत्र आयता है, तो अलग अलग प्रकार से इसमें 7 नदी मिल जाती है। अब मान लीजिए जैसे भी रहे, आयताकार का मतलब ये हो गया ना कि एक नदी ऐसे जा रही है, जैसे कोसी बह रही है, तो इसकी सहायक नदी लंबवत कट रही है, इसकी सहायक नदी लंबवत आ रही है, और फिर यहाँ से कोई नदी है वो लंबवत जा रही है। तो ये एक प्रणाली बनती जो आयताकार प्रणाली हो जाता है। तो इस तरीके से जो कोसी नदी बिहार में आ रही है नेपाल की तरफ से, वो 7 धाराओं से मिल करके बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 7 कर दीजिए, तो 7 धाराओं के मिलने से कोसी का निर्माण होता है।
और इस 7 धाराओं को याद रखेंगे कि हम लोग सप्तकौशिकी, एक नदी जिसका नाम पूछा जाएगा सप्त कौशिकी, तो इसी को सप्तकौशिकी भी कहते हैं। हाँ, सप्त एक ही बात हुआ, सप्त कोसी, है ना। तो ये 7 धारा का नाम है, एक का नाम इंद्रावती है, एक का नाम सून कोसी है, और एक का नाम ताम्र कोसी। ताम्र, ताम्र मतलब TAMRA, ताम्र। अब इसको कॉपर कोसी नहीं कहेंगे। कॉपर कोसी, ऐसा ना हो कि तांबा को कॉपर कर दीजिए, नहीं, वो नहीं। क्या है ये? ताम्र कोसी। लिक्षु कोसी, दूध कोसी, और दूध का मतलब वही दूध, DH, मिल्क नहीं, मिल्क नहीं। अरुण कोसी और ये तमुर कोसी, ये 7 धाराओं के मिलने से कोसी का निर्माण होता है। याद करना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि सबके नाम के आगे ना कोसी लगा हुआ है, और एक आप लोग इंद्रावती याद कर लीजिएगा। सब धारा के नाम के आगे क्या है? कोसी लगा हुआ है। अब इस कोसी को भी हम लोग डिटेल से बिहार के भूगोल में पढ़ेंगे। और कोसी एक जगह है बिहार में जिसका नाम है कुर्सेला। कुर्सेला कटिहार के आसपास है। तो कुर्सेला में जाकर के ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब बताइए, बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? यही जानी जाती है। बिहार के भूगोल में बताएंगे क्यों मार्ग इसका परिवर्तन होता है, और इसके मार्ग परिवर्तन की दिशा भी बताएंगे, दिशा परिवर्तन के कारण भी बताएंगे। तो ये जो नदी है बिहार का शोक कही जाती है। और ये नदी क्यों कही जाती है? क्योंकि ये नदी का मार्ग बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। ठीक है, वही तो बताएंगे आप लोगों को क्यों बदल जाता है। कुर्सेला कटिहार में है। हाँ, कटिहार, वो बता देंगे आप लोगों को। पहले ये समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, जैसे कि ड्रेनेज पैटर्न है, जैसे डेंड्रेटिक हो गया, है ना। हाँ, तो अब मान लीजिए कि अभी हम आपको पढ़ाना शुरू कर दे वृक्षाकार, और नदी का कुछ पढ़ाए ही नहीं, है ना। तो अभी आपको बताएंगे जैसे गोदावरी है तो उसकी सहायक नदी कुछ है, कुछ शायद गंगा हो गया, तो आप लोग सब जान गए। तो अब हमको मानचित्र बना करके पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो सब पढ़ने के बाद लास्ट में ड्रेनेज पैटर्न पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको दिखाई देगा उसमें वृक्षाकार, उसमें दिखाई देगा आयताकार। आप लोग को सोन का हम पढ़ाए भी थे, रेडियल, रेडियल पढ़ाए थे ना। अरिये, अरिये हो गया। उसके बाद मतलब इसको अंग्रेजी में समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड का हो गया अध्यारोपित, अध्यारोपित, है ना। उसके बाद आयताकार तो बहुत आसान हो गया, और यह तो यही सब पैटर्न कुछ आप लोग को बता देंगे, 5-7 पैटर्न बता देंगे, तो उस कारण से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रहेगी वृक्षाकार कहीं, और वृक्षाकार को समझना आसान है। बस इसमें इतना याद रखना है कौन कौन सी जो नदी है वो डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है। गंगा नदी को आप लोग देखेंगे तो उद्गम से लेकर के मुहाना तक की जो नदी है एक वृक्ष के टहनी की तरह दिखाई देगी, वृक्ष के टहनी की तरह। तो इस कारण से ये जो पैटर्न बन जाता है ना। और वहीं आप लोग एक तरफ देखिए ये नदी को, कौन कौन सा नदी हो गया? नर्मदा और ताप्ती। तो ये क्या पैरेलल समानांतर नहीं लग रहा है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? समान, आयता करके से हो जाएगा, समानांतर, पैरेलल। तो ये पैटर्न बनाइए, है ना। देखिए डिरेल हो गया ना बीच में पढ़ाते पढ़ाते, इसी को कहते हैं। अब रेडियल हो गया कि कोई ऊंची भूमि से चारों तरफ नदी बहती है। जैसे सोन था, जोहिला नदी था, और एक तरफ से नर्मदा थी, नर्मदा। तो ये क्या पैटर्न हो गया? रेडियल पैटर्न हो गया। सब बताएंगे आगे, 10 मिनट में सारा पढ़ा देंगे। एक नदी है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से ये हुगली के माध्यम से कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहने वाली और झारखंड में बहने वाली एक नदी है, और यह नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है।
और उसके बाद हुगली नदी से के माध्यम से समुद्र में गिर जाती है। इसकी लंबाई मत याद रखेंगे। और इसको वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, ठीक है ना। और इसकी दो सहायक नदी याद रखेंगे, एक का नाम है कोनार, एक का नाम बराकर। जमुनिया भी इसी की सहायक नदी है, जमुनिया, जमुनिया इसी की सहायक नदी है। आगे बढ़ें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया रिवर सिस्टम जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसमें टाइम लगेगा, देखिए समझिएगा अच्छे से, रिवीजन करा दे जल्दी से। भारत में तो गंगा हो गया ना, है ना, पूरा नहीं जोड़ा। जैसे ब्रह्मपुत्र क्या है, तिब्बत से निकलती है, भारत होते हैं बांग्लादेश, तो वो लंबाई नहीं याद रखना है। हम लोग क्या भारत में देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो रिवीजन करा दे यहां तक कि आगे बढ़ें। कहां से कराएं? रामगंगा सबको याद हो गया है ना। हाँ, हाँ, जैसे जो दामोदर नदी है तो छोटा नागपुर के पठार से निकल गई है ना। अब ये निकलती है नदी और उसके बाद एक नदी आती हुगली, ये नदी है हुगली। और हुगली नदी कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो उसके माध्यम से ये नदी, हाँ, हुगली में मिलने के बाद मिलती है। क्लियर हो गया? सीधे नहीं मिलती है, हुगली में मिलने के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहां से रिवीजन कराएं आप लोगों को? रामगंगा क्लियर हो गया। गोमती न, शुरू से नहीं, गोमती शुरू से तो बहुत पीछे चले जाएंगे। मतलब मौका मिले तो दुरुपयोग नहीं कीजिए, सदुपयोग करना है। गोमती हो गया, फिर घाघरा, गंडक का याद है? अच्छा, घाघरा नदी किस जगह से निकलती है? मापचा चुंगो, मापचा, मापचा चुंगो से, ठीक है, चुंगो। अब याद रखेंगे गंडक कहां से निकल रही है? नेपाल हिमालय से, मुक्तिधाम के पास से निकल रही है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कौन सी नदी पढ़े थे? कोसी। कोसी कहां से निकल रही है? कोसी नेपाल से ही निकलती है। कोसी नेपाल से एवरेस्ट के पास से निकलती है। एवरेस्ट के पास गोसाईथान है, वहीं से निकलती है एवरेस्ट। और उसी के एवरेस्ट के पश्चिमी ढाल से, जिसका जगह का नाम है गोसाईथान, गोसाईथान। और इसकी 7 धारा हो गई। इस कारण से इस नदी का नाम क्या है? सप्तकौशिकी है, सप्तकौशिकी है। और यह नदी बिहार में कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा नदी से मिल जाती है ना। मार्ग परिवर्तन के लिए और बाढ़ के लिए, अभिशाप के लिए जानी जाती है। मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन, बाढ़ की विभीषिका के कारण यह नदी बिहार का शोक कही जाती है। बिहार की नदियों पे हम लोग को तो डेप्थ जाना पड़ेगा। क्या है? हाँ, गोसाईथान जगह का नाम है। हाँ, बिहार वाले में क्या है ना कि डीप जाएंगे, हमको ना थोड़ा सा अभी गांव वाँव देखना है। गांव नहीं देखेंगे तो है? हाँ, हम नहीं, जूम करना पड़ेगा गूगल का, गूगल मैप का। अब जूम करेंगे, अब मान लीजिए जूम कर रहे हैं तो वहां पे कोई झील दिख गया हमको, अब झील बताना पड़ जाएगा। करेंगे करेंगे सब नदी का, खास करके वो जगह जो कांवर झील वाला है ना, उस पूरे इलाका को जूम करना पड़ेगा, उस पूरे इलाके को जूम करना पड़ेगा। एक आध करवा देंगे इधर से भी। अब सोन को करने का कोई मतलब नहीं है, सोन को जूम करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको पता है। जिसको पता है वो करके आपको हम बता देंगे। अब आते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी ब्रह्मपुत्र पढ़ते हैं पहले। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी हम आए थे आज खत्म करने के लिए। आज भारत नहीं, आप लोग खुद बताइए, जितना पढ़ाएं अभी तक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जितना पढ़ाएं अभी तक उतना याद हुआ कि नहीं? क्या आप इससे ज्यादा कैच कर सकती हैं? आप लोग आज की क्लास में नहीं कैच होता है, एक लिमिट है, बनाया हुआ है। तो जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतना याद हो गया, उतना को आप आभार जताइए और उसके बाद हम करेंगे।
मेरा तो ये मानना, जैसे हम भी पढ़ते हैं ना, तो पहला राउंड बड़ी तेजी से न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, पहली बार न्यूज़पेपर, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर पहले ही आर्टिकल में पढ़ेंगे, घुसेंगे ना, तो बाकी का पूरा खबर छूट जाएगा। जैसे 12 पेज का न्यूज़पेपर आ रहा है, 12 पेज का, तो पहला काम है कि 12 पन्ना को जल्दी से देख लेना क्या क्या मेन न्यूज़ है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इशू आ गया, जैसे जम्मू कश्मीर चुनाव पे कोई आर्टिकल दिख गया इंडियन एक्सप्रेस में, है ना, तब उसको थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। अगर वो भी नहीं पढ़ पाए तो समझिए कल अब अगला न्यूज़पेपर आ गया है, कल अगला पेपर आ गया है, कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही आपके पास यही है कि जो समय बच रहा है, इसमें जितना जल्दी हो सके एक बार रिवीजन करिए, और जहां जहां आपको लगे कि डेप्थ में जाना है, आप लोग जाते रहिएगा, फिर हमसे पूछते रहिएगा। अब ब्रह्मपुत्रा पे आते हैं। नहीं तो कोसी पे इतना बताएंगे, गंडक पे इतना बताएंगे, तो हम गोदावरी पे कब बताएंगे, है ना। गोदावरी पढ़ाना है, कृष्णा पढ़ाना है, कावेरी पढ़ाना है। उधर गुजरात में भी देखिएगा तो एनसीईआरटी में नदी का नाम दिया है। आप लोग एनसीईआरटी ओपन किए हैं? गुजरात में देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 नदी का नाम दिया है। एक का नाम हो गया शत्रुनिजी, शत्रुनिजी। उसके बाद हो गया ढाढर नदी। आप लोग ओपन तो कीजिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी याद। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले हमको सबको पढ़ाने दीजिए, एक बार इसको राउंड लगाइए। एनसीईआरटी पढ़िए, देखिए उसमें दिखेगा शत्रुनिजी, भद्रा और ढाढर दिया है, 3 नदी है ना। अब पूरा क्लास खत्म हो गया, बीच वाला सबसे नीचे वाला भारत का भौतिक भूगोल। ब्रह्मपुत्रा को देखते हैं। ज्योग्राफी में इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है ना, लिमिटेड है। हिस्ट्री में है कि अलग आपको मिल सकता है। जैसे भूगोल में आप देखिए तो गंडक के बारे में मोटा मोटी जो जितना पढ़ लिए हैं उतना हो गया, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिर जाती है, सहायक नदी, फिनिश हो गया। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपको मालूम चलेगा कि गुलाम वंश में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया इतिहास में। भूगोल में लिमिटेड है, भूगोल में लिमिटेड है। अब एक बार अगर किसी नदी का हम लंबाई बता दिए हैं 2525, तो ये फिक्स है, किसी किताब में इतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, है ना। और ना ही इसमें कुछ और आपको डेटा मिलेगा। भूगोल में जैसे है कि इसके भतीजे का नाम क्या था, इतिहास में भतीजे का नाम क्या था, ऐसा है ना, दामाद का नाम क्या है। अब ये सब तो भूगोल को अच्छे से हल्के माइंड से, ओपन माइंड से पढ़िए। आते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ब्रह्मपुत्रा नदी का स्रोत कौन सा देश है? चीन, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को याद रखिएगा, लगता है कि मानचित्र इसका नहीं है। हाँ, इसमें देखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है चीन से निकलती है, और उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो 3 देशों से होकर के गुजरने वाली जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्रा। आप लोग एक बार मानचित्र देखिए। और भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पास ये प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में किस स्थान पे जाकर गिरती मिल जाती है? इसका नाम है धुबरी, इसका नाम है धुबरी। तो धुबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आगे बताएंगे किसका। हाँ, आते हैं, उस सब पे आएंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए, इसका हिमनत जो है केमायुंग डुंग हिमनत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये वो जगह है जहां से आपको हमने 3 नदियों के बारे में बताया था। पहली नदी कौन सी हो गई थी? सिंधु पढ़े थे आप लोग। एक नदी सतलज पढ़े थे, और एक नदी ब्रह्मपुत्रा है तिब्बत से। अब याद रखेंगे कि तिब्बत के चेमायुंग डुंग से निकलती है, किस नाम से? इसका नाम है यारलुंग जंगपो या सांगपो, इसी नदी को कहते हैं। अब इस नदी की जो दिशा है, इस नदी को जो दिशा है वो पूरब की तरफ है। पश्चिम से पूरब की तरफ तिब्बत में बहती है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में
नमचा बरवा के पास से प्रवेश करती है। नमचा बरवा, जैसे कि बरवा है, जो चाइनीज नाम हो गया ना, तो हम लोग के यहाँ जो कटोरी है आप गिरा दीजिए तो चान चून झान झून जितना भी होता है ना, वो सब आपको इसी में मिलेगा। चान चून झान झून जितना भी है, जैसे मापचा चुंगो, मापचा चुंगो, दो चा आ गया है ना, चेमायुंग डुंग, तो सब में आप देखिएगा कि झान झून ये सब है, ये है, सब में झान झून है, नाम में भी झान झून है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमायुंग डुंग हिमनद से, और ये नदी पूरब की तरफ बहती है और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा को काटती है और उसके बाद ये भारत में प्रवेश कर जाती है। अब याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम उस समय सियांग रहता है। सियांग, सियांग के, या इसी को दिहिंग भी कह देते हैं। तो सियांग के नाम से है भारत में प्रवेश करती है। और असम में जब प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा, असम में ही ये कहलाती है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। अब आप इसके अलग अलग नाम को समझ गए, क्या क्या नाम है। सांगपो किसको कहते हैं, सांगपो। यरलुंग जंगबो इसलिए याद रखिएगा, यरलुंग जंगबो का नाम एनसीईआरटी में दिया है। ये जो यरलुंग जंगबो है ना, एनसीईआरटी में इसका नाम दिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद भारत में दिहिंगिया सियांग के नाम से प्रवेश करती है, उस मोड़ का नाम याद है नमचा बरवा। नमचा बरवा मोड़ के पास हिमालय को काटती है और उसके बाद भारत में यह नदी, असम की अरुणाचल, इधर से असम आवाज आया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद ये नदी असम होते बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मिला देंगे बांग्लादेश में, मिला देंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे इसको। अभी तो बताया था कि गंगा जो है पद्मा और मेघना के रूप में है ना, देखिए अब दिख रहा है, मिल गई है ना, पद्मा के साथ मिल गई है। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में याद रखिएगा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हो गई। लेफ्ट वार्ड की तरफ से क्या हो गया, बूढ़ी दिहिंग नाम है, और एक का नाम धनश्री और एक का नाम केलांग है। अब याद रखेंगे, अब जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह नदी भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। अब इसमें एक नदी सबसे पहले मिलेगी, दिहांग। दिहांग, यही दिहांग है, यही दिहांग दिहिंग एक ही जैसा है, दिहांग। उसके बाद धनश्री और उसके बाद केलांग। ये नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की, और बाएं तट से मिलती है। दाएं वाले में याद रखेंगे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, और बांग्लादेश में जाके तीस्ता मिलती है। तो आप लोग ऐसे ही घेर दीजिएगा, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, और बांग्लादेश में जाके तीस्ता मिलती है। जा, अब तीस्ता नदी कौन सी थी आपको बताएंगे तीस्ता नदी के बारे में, ठीक है। तीस्ता एक नदी है, तीस्ता नदी आपको इसलिए नहीं बताया गया है, कौन से, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, इतना इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं। पहले अब जैसे जैसे जो धनश्री है सिर्फ इतना याद रखिए, केलांग, अब इसके डीप में जाएंगे तो ये इरिलेवेंट हो जाएगा, इतना जानने की जरूरत। यूपीएससी तो हम बताते, यूपीएससी रहता ना तो हम सब बताते, लेकिन आपका क्या है ना कि यही हमको लगता है कि कभी कभी इतना भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो टीआरई हो जाएगा। तो इसकी जो सहायक नदी है बूढ़ी दिहिंग है, धनश्री है, केलांग है। हाँ, लेकिन ये याद रखेंगे कि बाएं तट से कौन नदी मिल रही है और दाएं तट पे कौन, ये इतना याद करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये सब हम अपने यहाँ मिल रही है। अब बांग्लादेश में जब जाएगी तो तीस्ता वगैरह मिलेगी। तो अपने देश में जितनी भी, जैसे जैसे सबसे पहले नदी मिल रही है कौन सा, दिहांग नदी मिलती है, धनश्री और केलांग, ये तीन नदी कौन सा हो गया, बाएं तट पे हो गया। अब दाएं पे सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है, ये चार नदी हो गया, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। तो 4 3 7 नदी का नाम, 7 इसकी सहायक नदी हो गया। यमुना की कितनी सहायक पढ़े आप लोग, 8 है ना।
तो ऐसे करते करते कितना नदी के बारे में जान लेंगे आप लोग। सिंधु का कितना पढ़े हैं, फिर सतलज भी देखे थे आप लोग, सिंधु उसके बाद आप लोगों को बताया था कि झेलम की भी कोई सहायक नदी थी, किशनगंगा था ना, किशनगंगा। तो इस तरीके से लगभग 100 नदी आपके पास हो जाएगा डेटा में, आपके दिमाग में भारत की 100 नदियों का डेटा चला आएगा। नदी है याद करने वाला ही चीज। नदी में आप कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके इसका उद्गम और मुहाना पहले याद कर ले, जो खास करके जो सबसे मुख्य नदी है, मुख्य नदी को याद कर लीजिएगा। और उसी मुख्य नदी से जो सहायक नदी जो भी ट्रिब्यूटरी मिल रही है उसको आप लोग कोशिश कीजिए याद कर लेने के लिए, पहला काम यही कीजिए। उसके बाद डीप में जाने की आवश्यकता रहेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बिहार वाले में जाएंगे। जब भी डीप में जाने की आवश्यकता होगी तो बिहार में किस में हम लोग जाएंगे, चंदा नदी में, है ना, जा सकते हैं क्यूल नदी में, पुनपुन में चले जाएंगे, ठीक है, कमला में जाएंगे, बलान में जाएंगे, बलान वहां पे और दिमाग ऊर्जा खर्चा होगा, इसलिए इसको पहले एक बार पढ़िए। अब आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश का कोई एग्जाम देना रहता या असम का तो इन सब का पूरा पढ़ना पड़ जाता है, देना तो बिहार है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ, यूपीएससी में पूछा जाता है क्योंकि उसमें क्या है, वो भारत केंद्र स्तर का एग्जाम है ना, तो यूपीएससी चाहती है कि आप हर कुछ जानिए। आपको अरुणाचल प्रदेश का भी सारा जानना है, असम का भी जानना है, क्योंकि वो एक केंद्र सर्विस है ना। अब आपको बिहार है तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि न्यूज में वो नदी चर्चा में रहता है। अब जैसे एक छोटी सी नदी जिसका नाम मेची है, बिहार में चर्चा में रहा है मेची, तो मेची को पढ़ाएंगे हम। तो मेची महत्वपूर्ण हो जाएगा या मानस, इस समय मेची ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है उसको आप लोग याद रखिएगा, दिहिंग, धनश्री, केलांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। और बांग्लादेश में जाने के बाद ये नदी तीस्ता में, तीस्ता इसके साथ मिलती है, और तीस्ता के मिलने के बाद जो ब्रह्मपुत्रा है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। अब आप लोग इसका रिवीजन कीजिए पहले। ये नदी कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, और निकलने के बाद किस दिशा में बहती है, पूरब की तरफ। निकलने के बाद ये नदी पूरब दिशा की तरफ बहती है। इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो और यरलुंग जंगबो, यरलुंग जंगबो, यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कहां प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा के पास प्रवेश करती है, और उसके बाद इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सियांग, सियांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नदी असम में धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब उसकी सहायक नदी का कुछ नाम जानिएगा, सहायक नदी का। तो एक नदी सबसे पहले कौन सी हो गई, दिहांग नदी हो गया, है ना, दिहांग आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद धनश्री, एक ऐसी नदी जिसके नाम के आगे धन लगा है, वो धन कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और उसके बाद केलांग याद रखेंगे। एक का नाम सुबनसिरी हो गया, कामेंग, मानस और संकोस। ये नदी भारत में किससे मिलती है, बांग्लादेश से, ब्रह्मपुत्रा से। और एक तीस्ता नदी किससे मिलती है जाकर के, ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश में मिल जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद जमुना कहलाती है। इतना याद हो गया। अब आइए, आपको ज्यादा सिर दर्द होने लगा, ठीक है ना, सब याद हो रहा है। असम में इस नदी की 2 धारा हो जाती है, असम में ब्रह्मपुत्रा की 2 धारा हो जाती है, और इस कारण बीच में एक द्वीपीय जगह हो गया है। इसका नाम क्या है, माजुली, माजुली। तो असम में याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, इसका नाम है माजुली। ये क्या है, नदी द्वीप है। रिवर आइलैंड पूछा जाएगा ना तो माजुली को ही याद रखिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के असम का मतलब क्या हुआ, असम नहीं ना, असम में। आप लोग कैसे फिर पढ़ाइएगा स्टूडेंट को, आप लोग तो डांटिएगा भी, हम तो डांटते नहीं हैं क्योंकि
आप लोग तो डांटिएगा बच्चों को, फिर कैसे होगा। क्लियर हो गया ये वाला। अब अगर नदी द्वीप कहते हैं तो इसका निर्माण मतलब क्या हो गया, नदी के द्वारा जो भी मलबा लाया जाता है, जो भी सेडिमेंट्स लाया जाता है, तो नदी के द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से इस नदी का जो द्वीप है वो बना है। अब आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि क्या है ज्वालामुखी, ऐसा तो नहीं ना है। ये याद रखिएगा, जलोढ़ का निक्षेप ही है, जलोढ़ का निक्षेप ही है। यही कारण है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, कृषि। अब प्रायद्वीपीय नदी को कुछ देखते हैं, समय बचा है ना। नहीं, हम पढ़ाएंगे 10 मिनट में सब, आप लोग सारा समय मेरा लिए। हाँ पढ़ा देंगे। एक राउंड देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्या आप लोग को जाना है? किनको किनको जाना है? 10 मिनट और पढ़ाते हैं, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छोड़ दें क्या, क्या क्या इरादा है? पढ़ा दें। हौच पौच कहाँ हो रहा है? सब तो हम याद कराते हैं, अब हमको आज खत्म करना था और आपको इतना बात बता दिए हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहला आप देखते हैं महानदी का। महानदी, महानदी का मैप आप लोग देखिएगा। छत्तीसगढ़ के सिहावा से ये निकलती है और उसके बाद उड़ीसा में जाकर के ये नदी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बाकी कल डिटेल में बता देंगे। छत्तीसगढ़ के कहाँ से निकलती है? सिहावा से, और ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई NCERT ओपन करिएगा तो 851 किलोमीटर दिया है। 851 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। याद रखेंगे, कुछ नदियों की लंबाई को याद रखना, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, इन सबको आप याद रखिएगा डेटा वाइज। अब ये नदी जब निकल रही है तो इस नदी की कुछ सहायक नदी भी है। इस सहायक नदी का नाम है हसदो या हसदेव। हसदेव एक नदी है जिसका नाम ईब है। आज ही याद करिए, कल आप लोग दोबारा याद कर लीजिएगा। आज एक बार इस नाम को सुन लें, हसदेव, ईब। उसके बाद इस नदी का एक और सहायक नदी जिसका नाम है तेल। तेल सरसों तेल, ठीक है, तेल कोई भी तेल हो जाएगा, सरसों हो या तीसी हो, तेल। उसके बाद एक का नाम है शियोनाथ। शियोनाथ। तो ये 4 सहायक नदियां महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्या यह नदी कोयला बेसिन भी है? कोल फील्ड है। ठीक है, अब जैसे 3-4 नदी का नाम रहे और उसमें यह रहे कि वो कौन सी नदी जो कोल फील्ड है। अब जैसे इसमें मान लीजिए 4 नदी का नाम रहे, कौन कौन सी नदी का नाम दे दें हम? एक का नाम देते हैं कोसी, एक का नाम दे देते हैं गंडक, एक का नाम दे दें गोमती, और एक का नाम दे दें महानदी। अब वो कौन सी नदी कोल फील्ड हो जाएगी आप लोग पकड़ लीजिएगा। ठीक है, हो गया। समझने के बाद यही होता है। तो नया सवाल इसे नहीं रहेगा, नया सवाल। तो ये 4 सहायक नदी महानदी की सहायक नदी हो गई है, इतना याद कर लीजिएगा। मैप देखिए लिए। अब ये नदी किस दिशा में बह रही है? तो मोटा मोटी पश्चिम से पूरब की तरफ ये नदी बह रही है। पश्चिम से पूरब की तरफ ये नदी बह रही है। तो महानदी के एक बार रीड कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सिहावा से निकलती है, लंबाई 851 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के ये नदी बहती है। सहायक नदी का नाम आप लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी नदी हो गई है गोदावरी। अब यह गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। यह नदी, अब आप मान लीजिए भारत में एक नदी है जो गोदावरी है और महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नासिक से निकलती है। तो नासिक कहने का मतलब क्या हो गया? पश्चिमी घाट से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। अब इस नदी की जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। अब जब यह गोदावरी नदी निकलती है तो उसके बाद इसमें कुछ सहायक नदी भी मिलती है। सहायक नदी पे कल बात कर लेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत से, एक जगह जिसका नाम है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर यहाँ से निकलती है और उसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक नदी का नाम है कावेरी। कावेरी, कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग से। कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है और ये नदी भी कहाँ गिरती है?
बंगाल की खाड़ी में। अब याद रखेंगे कि महानदी का आप लोग कितना देखे हैं, 851। गोदावरी की लंबाई जानते हैं कोई, 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर। और एक नदी हो गया कावेरी, कावेरी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर हो गया। याद कर लीजिएगा, सब बड़ा से छोटा पूछा जाता है। 851 हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आज याद कीजिए, कल आप लोग इसको, आपका ध्यान किधर है, अब लंबाई पढ़ा रहे हैं, डेटा याद करना है, याद किए बिना कोई गुजारा नहीं है। लगता है कि इतना पढ़ने के कारण ये बॉर्नवीटा का कारोबार बढ़ता होगा। याद, जो मेमोरी का जितना टैबलेट बिक रहा है इसी सब के कारण बिकता है। रामदेव का खूब चल गया था, कौन तो बूटी बेच रहे थे याद करने का मस्तिष्क में, वो अब बिना समझे कैसे याद रहेगा, बिना समझे याद ही नहीं रहेगा, कुछ भी खा लीजिए। 1401 हो गया कृष्णा का, महानदी हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसी में दो नदी का नाम लिख देते हैं, लिख लीजिएगा वहीं पर, नर्मदा का 1312 और ताप्ती का 700। पीपीटी में हमको याद नहीं है, हम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि कई बार पढ़ाते पढ़ाते आदमी का दिमाग इतना व्यस्त रहता है कि अभी यहाँ नर्मदा बता रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ पे नर्मदा लिख दें, तो जिनके पास पीपीटी जाएगा तो उनको क्या लगेगा कि नर्मदा ये बताया गया है। बात समझ रहे हैं? देखिए, हमारा दिमाग बहुत व्यस्त रहता है और इस कारण से क्या होता है कि हम कहीं पे भी लिख देते हैं गोदावरी, लेकिन यहाँ पर नर्मदा कर लिख दें, और जैसे हम नर्मदा के यहाँ लंबाई लिखे हैं ना, यहाँ ताप्ती का लिख दिए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग गलत भी समझ लीजिए, इसलिए मिटा देते हैं। लंबाई एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ दिया है, लेकिन यहाँ याद कर ले तो कोई दिक्कत हो गया, इकट्ठे याद करा दिए तो कोई दिक्कत है। अब इसी में तो बढ़ते क्रम घटते क्रम में देखिए, सवाल क्या पूछा जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदी का नाम दे देगा और बोलेगा ना कि आप इन नदियों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए, बढ़ते से घटते और या फिर घटते से बढ़ते। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, गोदावरी, 1465 हो गया। उसके बाद कृष्णा। अब एक सवाल रहे कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेकिन बहुत लोग गोदावरी कर देंगे। आप लोगों को तो पढ़ा दिए हैं ना, जिसको नहीं पढ़ाएंगे ना वो सब गोदावरी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई कृष्णा, और उसके बाद कौन सी लंबी दिख रही है, नहीं नर्मदा ना, नर्मदा 1312। उसके बाद महानदी हो गया, उसके बाद उससे छोटी कावेरी, और सबसे छोटी फिर ताप्ती हो गया। तो इतना कम से कम याद रखेंगे, कम से कम इतना याद, इसलिए कि ये पूरा का पूरा डेटा एनसीईआरटी में दिया है। आप लोग अभी ओपन करके देखिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम जिम्मेदार हैं। सारा डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग अभी ओपन करके देखिए। एनसीईआरटी और एटलस लेकर के आइए कल से, एनसीईआरटी और एटलस, जिसके पास नहीं है नहीं तो फिर हमारा कोई मकसद पूरा ही नहीं होगा। कहीं चले जाइए, गांधी मैदान चले जाइएगा, वहां पे गांधी मैदान में पुराना धुराना कोई किताब उठा लीजिए, 50 रुपए मिल सकता है, 11वीं का। तो क्या स्थिति हो जाता है कि जब हम चैप्टर खत्म करते हैं तो आप लोग किताब का पूछते हैं कौन सी क्लास का, 11वीं क्लास का पढ़ना है। सारा राम कहानी खत्म हो रहा है और किताब का आगे देखते हैं। बस 2 मिनट और जहां पे डिफिकल्ट सवाल आ सकता है। देखिए, इतना आप लोग देख लिए हैं, अभी कल भी पढ़ाएंगे। नहीं तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम आज इसको खत्म कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि आज एक बार आप लोग उस नाम को, कुछ नहीं करना, दिमाग को आप खुला छोड़ दीजिए। जब भी कल जाएंगे आप लोग
तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतना ऊब जाती हैं, ये सब मेरे दिमाग में कैसे है? हम तो इसको डेली पढ़ा भी नहीं रहे हैं। नहीं, हम डेली नहीं पढ़ाते हैं। साल भर में आपका एक बैच हुआ, इसके बाद मालूम चला 1 महीने के बाद आएगा, फिर मालूम चल रहा है कि 6 महीने के बाद आएगा। पूरा का पूरा हम 3 साल ज्योग्राफी पढ़ाई ही नहीं है, 2020, 21, 22। उस समय हम इतिहास और पॉलिटी पढ़ाते थे। तो ये सब आखिर कैसे निकल रहा है? ये सब निकल रहा है पढ़ाने के दरमियान ही। नहीं, पढ़ाने के दरमियान ही अगर हम रोड पे चलते रहेंगे, आप लोग हमसे पूछेगा तो हो सकता है कि वहां पर दिमाग क्लिक ही नहीं करेगा। हम एक बार IIM इंदौर के साथ बैठे हुए थे। IIM इंदौर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक मीटिंग चल रहा था। अब उसमें हमको बिहार के कांवर झील नहीं, बरौनी का जिला ही नहीं याद आ रहा था। बरौनी, सोचिए हमने बरौनी को 10 बार पढ़ाया है, और इस भारत के टॉप इंस्टीट्यूट के साथ हम कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। अब हमको उस समय बरौनी का जिला ही नहीं याद आ रहा है। सोच लीजिए कैसे। तो ये दिमाग का है। आप लोग हमको फ्री छोड़िएगा तो खूब बढ़िया से बता देंगे, डिस्टर्ब कीजिएगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, अब यहीं से सवाल बहुत कम पूछा गया है किसी भी एग्जामिनेशन में। ज्यादातर सवाल क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये सब पूछा गया है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी का नाम, आप लोग NCERT वाला सब नदी का नाम कीजिएगा। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन गूगल करके बरौनी का डिस्ट्रिक्ट कंफर्म किया, लेंगे किसी को पता नहीं चला था। बस ये बात हम ही को मालूम था कि हमको तो बरौनी वाला याद ही नहीं आ रहा है, इसलिए कि हम पटना के आसपास रहते हैं और इससे बाहर जाते ही नहीं हैं। बहुत कम हुआ तो कहीं जाते हैं, ज़्यादातर बिहार से बाहर ही चले जाते हैं, दिल्ली निकल जाते हैं। अब इसमें बिहार छूट जाता है। अब इसमें सबसे पहले याद रखिएगा, पश्चिमी घाट ढाल नहीं, पहले पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। एक का नाम देखिएगा नर्मदा दिया है, नर्मदा, और एक का नाम ताप्ती। अब पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली कुछ नदियों का नाम दिया है, जिसमें सबसे पहला कौन सा दिया है देखिएगा, तो मांडवी का नाम दिया है। दूसरे का नाम देखिएगा NCERT में जुआरी का नाम दिया है। इसके बाद शरावती का नाम दिया है, शरावती, ठीक है, ये 3 नदी हो गया। उसके बाद केरल की कुछ नदियों का नाम दिया है, जिसमें सबसे पहले नाम देखिएगा भरतपुजा का दिखेगा, भरतपुजा। उसके बाद पंबा, और उसके बाद पेरियार। ये वो नदी है, यानी कि 3 नदी ये और 3 नदी आपको ये। अब इसमें पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल यानी कि वेस्टर्न स्लोप से निकलने वाली ये नदी है। पश्चिमी घाट के पूरब ढाल से तो आप लोग देखे ही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब देख रहे हैं। लेकिन ये पश्चिमी ढाल से निकलती है, कौन सा, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पंबा, और निकलती तो और भी नदी होगी, लेकिन ये नदी कौन सी है, NCERT में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है। अब जो टाइटल लिखी है NCERT की पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी, उसमें गुजरात की कुछ नदियों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है सेतरू, निजी, उसके बाद देखिएगा भद्रा, और उसके बाद ढाढर, और उसके बाद साबर। ये कहाँ गिर रही है साबरमती, अरब सागर में है ना, साबरमती। माही का नाम दिया है, माही का नाम है ना। तो ये सब नदी का नाम मतलब इतना ही दिया, इसे एक भी ज्यादा नहीं है और एक भी कम नहीं है। हम टोटल वो नदी का नाम लिख दिए जो NCERT में लिखा हुआ है। इस नदी के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यही चीज हमको कल आसान रहेगा कराने में, कल सबको हम इसमें अच्छे से बता देंगे। क्लियर हो गया। अब पूरब की तरफ बहने वाली कुछ नाम मिल रहा है तो आप NCERT देखिएगा ना, साबरमती, शत्रुनिजी, भरतपुजा, पुझा, झा। 2 और नदियों का नाम याद रखेंगे आप लोग, टास्क लिखिएगा, वैतरनी बनाम वैतरना, वैतरनी करके आइए, NCERT में दिया हुआ है, आप लोग को ऐसा नहीं मालूम चलेगा, पढ़ के तो आइए।
अब एनसीईआरटी में तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, नदी का नाम है, नदी का नाम है, हम थोड़े रखे हैं इसको। आप लोग का रिएक्शन ऐसे हम ही रख दिए ना, नदी का नाम हो गया। उसके बाद एक नदी का नाम है वैगई, उसके बाद स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, इस नदी का नाम आप लोग याद करिएगा। ये वो नदी है जो कल आपको हम बताएंगे। क्लियर हो गया? आप कल कल बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज्यादा एक्सेस पढ़ लिए हैं। नहीं, 10 मिनट तो हम खुद लेट आए थे ना, तो 12:16 हो ही रहा है।